नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है इटालियन SXR 160 एप्रिलिया की पेशकश, जो कि कुछ लोगों को रास आएगी। ये स्कूटर ज़रा महंगा रहेगा, सबके लिए नहीं है। परफॉर्मेंस के लिहाज से बड़ा बेहतरीन है, लेकिन अगर आप एक बजट स्कूटर देख रहे हैं तो आपके लिए नहीं है। कुछ विशेष लोग जिन्हें एक एक्सक्लूसिविटी चाहिए, उनके लिए ये स्कूटर है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं उस चीज़ से जिसके लिए इटालियंस जाने जाते हैं। जो एस्थेटिक सेंस होता है उनका, जो उनकी विजुअल अपील होती है, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये स्कूटर भी कोई अपवाद नहीं है। अगर आप इस स्कूटर को देखेंगे तो मेरी दृष्टि में ये जितने भी स्कूटर्स इस वक्त भारतीय बाज़ार में उपलब्ध हैं, मैक्सी स्कूटर्स इंक्लूडेड, बर्गमैन को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, एंटॉक को भी इंक्लूड कर लीजिए, एक एस्थेटिकली करेक्ट पर्सपेक्टिव से ये जो स्कूटर है, ये जितने भी स्कूटर्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन दिखने वाला स्कूटर है। और मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बर्गमैन भी एक अच्छा दिखने वाला मैक्सी स्कूटर है, लेकिन वहाँ पर जो प्रपोर्शंस हैं और जो एक स्ट्रीमलाइनिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। ये स्कूटर मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सबसे बड़ा रीज़न, कोई अगर इस स्कूटर को लेगा तो मेरे ख्याल से ये टिपिकल जो एप्रिलिया की हेडलाइटिंग की स्टाइलिंग है वो, और एप्रिलिया के बैच के साथ साथ इसकी जो खूबसूरती है उसके लिए इसे लेगा। परफॉर्मेंस पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ डिज़ाइन से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये ऑल LED लाइटिंग मिलती है, दोनों तरफ लो बीम, बीच में ये जो लाइट आप देख रहे हैं, ये जब आप हाई बीम प्रेस करते हैं तो जल उठती है। यहाँ पर ये LED DRLs हैं और साइड में यहाँ पर आपको LED ब्लिंकर्स नज़र आएंगे। पूरी लाइटिंग LED है। उसके अलावा ये बड़ा फ्लाई स्क्रीन आपको मिलता है। तो ये जो एक डार्क पॉलीकार्बोनेट फ्लाई स्क्रीन है, ये इसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा देता है। उसके अलावा जो इसके परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लुक को और भी ज़्यादा हाईलाइट करता है वो है ये बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए 12 इंच व्हील्स। ये न सिर्फ बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं, इनके स्पोक्स बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन ये जो कलर है इसका, ये भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से चूज़ किया गया है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ये जो एक रेड हाईलाइटिंग दी गई है एप्रिलिया की ब्रांडिंग के साथ, ये इसे ज़्यादा स्पोर्टी बना करके दिखाती है सामने, और ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर आप अगर सामने सस्पेंशन सेटअप देखेंगे तो आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं 30 mm पाइप्स के साथ। और यहाँ पर टायर्स भी आपको बहुत चंकी मिलते हैं, 120 सेक्शन टायर्स मिलते हैं यहाँ पे आपको, MRF के जैपर टायर्स। यहाँ पर जो ग्रिप है ये मेरे ख्याल से ड्राई कंडीशंस में सफिशिएंट है। मैंने इसे काफ़ी तेज़ स्पीड्स पर चलाया। जब तक आप इसे टारमैक पर चला रहे हैं, वेल लेड आउट सर्फेसिस पर ड्राई कंडीशंस में चला रहे हैं, ये बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। लेकिन कंक्रीट सर्फेसिस पर जब आप हार्ड ब्रेक करते हैं तो ख़ास तौर पर पीछे वाला टायर जो है कभी कभी स्लाइड करता है। वेट कंडीशंस में भी शायद इस तरह की परफॉर्मेंस के लिए ज़रा और ग्रिप हो सकती थी, लेकिन वो तभी जब आप इसे एक्सट्रीम कंडीशंस में यूज़ करें। सामने वाला जो फेंडर है, यहाँ पर आपको ABS की ब्रांडिंग के साथ साथ ये बड़ा ही एक एंगुलर मस्कुलर सा लुक मिलेगा, और ये 2 टोन है। अब हम लोग इसे अगर साइड से देखें तो यहाँ पर आपको ये ग्राफिक्स नज़र आएंगे, और ये एक डार्क ग्रे कलर का पैनल भी नज़र आएगा। ये प्लास्टिक पैनल जो है ये अलग है, और ये जो सामने का एप्रन है ये बहुत खूबसूरत लगता है। नीचे यहाँ पर एक एंगुलर स्टाइलिंग दी गई है, लेकिन फिर भी फ्लोर बोर्ड पर यहाँ पर जगह आपको सफिशिएंट मिलती है। अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो ये बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेट नहीं लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और एक जो स्पोर्टी टच है उसके लिए यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एप्रिलिया की ब्रांडिंग मिलेगी, और नीचे भी आपको ये एक क्लैडिंग मिलेगी, जिससे कि जो एक स्ट्रीमलाइन लुक है स्कूटर का, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़रा ज़्यादा मिलता है। जो दूसरे स्कूटर्स हैं एप्रिलिया के, उनके मुकाबले यहाँ पर आपको 161 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और इसके अलावा अगर आप सीटिंग पोजीशन देखेंगे तो 770 mm की सीट हाइट के साथ ये काफ़ी एक्सेसिबल भी है। यहाँ पर छोटे कद के लोग भी बड़े आराम से बैठ पाएंगे। 5 फुट 2 या 5 फुट 3 इंच के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आराम से बैठ पाएंगे। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच के आसपास होने के बावजूद मैं नीज़ में बेंड के साथ अपने हील्स ज़मीन पर टच कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सीट हाइट है ये आइडियल है, और छोटे कद के लोग भी इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। जो हैंडल बार्स हैं ये थोड़ा क्लोज्ड प्लेस्ड हैं। कुछ कम्यूटर स्कूटर्स जो होते हैं इसमें हैंडल बार थोड़ी हाई होती है, तकरीबन यहाँ पर होती है, लेकिन ये ज़रा पास है और ज़रा नीची है। वो ठीक है क्योंकि ये एक स्पोर्टी स्कूटर है, लेकिन जो लंबे कद के लोग हैं उन्हें शायद ज़रा तकलीफ़ हो, बट मोस्टली 5 फुट 10 इंच 5 फुट 11 इंच तक आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये जो RVM है ये भी काफ़ी स्टडी है, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं। पीछे का दृश्य आपको ठीक ठाक नज़र आता है, ज़रा और वाइड हो सकते थे लेकिन सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है कि आपको पीछे का दृश्य नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ से अगर आप राइडर्स पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जनरली हैंडल बार के आसपास जो आपको एक नॉर्मल हैंडल बार मिलती है वैसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक चंकी पैनल दिया गया है, प्लास्टिक पैनल, और यहाँ पर एप्रिलिया की ब्रांडिंग है जो कि एक ज़रा मेटालिक ग्लॉसी फिनिश में करी गई है। लेकिन यहाँ पर ये जो पैनलिंग है, ये क्वालिटी इस पूरे स्कूटर में मुझे एक ऐसी जगह लगी जो ज़रा बेहतर हो सकती थी। ये अगर पैनल गैप्स देखेंगे तो ज़रा इनकन्सिस्टेंट है
और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अलावा ये पूरा स्कूटर बहुत हाई क्वालिटी लगता है। ये पार्ट मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो सकता था। अगर स्विच गियर भी आप देखेंगे तो ये जो प्लास्टिक्स हैं ये मेरे ख्याल से टॉप क्वालिटी के नहीं है। ये जो रफ़ प्लास्टिक है ये कुछ और गाड़ियों में आपको बेहतर मिलता है। हालांकि इनकी फंक्शनैलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये ज़रा बेहतर तरीके से फिनिश किए जा सकते थे, क्वालिटी ज़रा बेहतर हो सकती थी। अब हम लोग स्विच गियर की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। ये इलेक्ट्रिक स्टार्टर यहाँ पर है, और ये जो मोड है यहाँ पर, ये आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो यहाँ पर आपको मिलता है फुली डिजिटल। इसमें जो आपका व्यू है उसमें आप क्या देखना चाहते हैं उसे चेंज करने में मदद करता है। और यहाँ पे आपको रेंज मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और किसी स्कूटर में आपको फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड चीज़ें नहीं मिलती हैं। यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने मिलेगा। डिस्टेंस टू ड्राई, इसके अलावा आपको यहाँ पर बैटरी वोल्टेज देखने को मिलता है। एम्बिएंट टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, जो आपको बहुत कम स्कूटर्स में मिलेगा। यहाँ पर आपको इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलती है, और इसके अलावा फ्यूल गेज, एक टैकोमीटर यहाँ पर आपको मिलता है। स्कूटर्स में टैकोमीटर मिलना भी एक काफ़ी डिस्टिंक्ट चीज़ है, काफ़ी रेयर चीज़ है। एक क्लॉक, यहाँ पर आपको टोटल किलोमीटर्स जो स्कूटर ने किए हैं। इंजन टेम्परेचर गेज, ये बड़ा डिजिटल स्पीडो, और उसके अलावा ऊपर कुछ टेलटेल लाइट्स जिसमें ABS लाइट और इंजन मेलफंक्शन लाइट के साथ साथ टर्न इंडिकेटर लाइट्स भी हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली इंजन स्टार्ट स्टॉप का एक लाइट मुझे नज़र आ रहा है, जल नहीं रहा है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पर फीचर नहीं दी गई है, शायद किसी और मार्केट में ये अवेलेबल होगी, लेकिन मुझे यहाँ पर इसे एंगेज करने का कोई बटन नज़र नहीं आ रहा है। इस कन्वीनियंटली प्लेस्ड बटन के अलावा यही व्यूज़ आप यहाँ पर ये जो मोड बटन है इसे दबा करके भी ले सकते हैं, और यहाँ से अगर आप किसी चीज़ को रीसेट या सेट करना चाहें तो उसके लिए भी बटन यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर फुल LCD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है बहुत फीचर रिच है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें मिसिंग है। पहली चीज़, यहाँ पर जो फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड आपको फीचर्स दिए गए हैं, इसके अंदर एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी अभी तक नहीं दिखाता है। डिस्टेंस टू ड्राई है, इंस्टेंटेनियस है, लेकिन एवरेज एफिशिएंसी नहीं है। हमने जब बात करी एप्रिलिया से तो उनका कहना है कि एक फ्यूचर रेडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, और यहाँ पर आने वाले वक्त में कुछ और नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की जाएंगी, तो उसमें एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी भी आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर किसी तरह की कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, जैसा कि आपने देखा है एक्सेस के अंदर या फिर एंटॉर्क के अंदर अब आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, जो यहाँ पर उपलब्ध आपको नहीं है। तो ये यहाँ पर एक मिसिंग फीचर है। अगेन, ये फीचर भी फ्यूचर में इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ इंट्रोड्यूस की जा सकती है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल फ्यूचर रेडी है। लेफ्ट में यहाँ पर आपको हाई बीम और लो बीम के अलावा डे फ्लैशर जो है इसी में इंटीग्रेटेड मिलता है। इसे आप प्रेस कीजिए और आप डे फ्लैश कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, और जो ग्रिप्स हैं यहाँ पर बार एंड वेट्स नहीं है, लेकिन ये ग्रिप्स जो हैं ये ठीक लगती हैं। क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, लेकिन ख़राब भी नहीं लगती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर बार एंड वेट्स होते तो और ज़्यादा प्रीमियम लगता। और उसके साथ ही ये यहाँ पर जो लेवर्स हैं बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, ठीक ठाक क्वालिटी के यहाँ पर लीवर्स आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो एक स्टॉपर मिलता है ब्रेक्स के लिए वो मौजूद नहीं मिलेगा। अगर स्विच गियर की बात करें तो यहाँ पर इंजन किल स्विच या फिर हैज़र्ड लाइट्स जैसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये भी कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो हो सकती थी। अब हम लोग यहाँ पर सामने अगर स्टोरेज स्पेस की बात करें तो ये जो की स्लॉट है इसे प्रेस करके आप ये जो एक छोटा स्टोरेज एरिया है इसे रिवील कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप कुछ अपना सेलफोन या वॉलेट या कोई छोटा आर्टिकल डालना चाहें तो यहाँ पर उसे लॉकेबल कवर में डाल सकते हैं। और लेफ़्ट में यहाँ पर आपको एक छोटा स्पेस मिलता है, और साथ ही आपको यहाँ पे एक USB सॉकेट मिलता है। तो ऑन द गो आप इसे अपने सेलफोन को चार्ज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि जब ये बंद होता है तो जनरली मैंने देखा है कि इस तरह के जो लॉकेबल स्पेसेस होते हैं यहाँ पर जो कवर होता है वो ज़रा फ्लिमसी लगता है, लेकिन ये बड़ा ही सॉलिड लगता है। और ये जब बंद होता है तो वहाँ पर भी एक बड़ी प्रोग्रेसिव, बड़ी ही सॉलिड क्लिक आपको सुनने को मिलती है। तो ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा ये जो इग्निशन की है ये एक नॉर्मल इग्निशन स्लॉट है। यहाँ पर अगर आप ट्विस्ट करके सीट को खोलना चाहते हैं तो वो प्रावधान यहाँ पर नहीं है। एक हुक आपको यहाँ पर नज़र आएगा जो कि लंबे बैग के लिए काम आएगा, लेकिन जनरली जो हुक ज़्यादा यूजेबल होता है वो होता है यहाँ नीचे की तरफ, और एक छोटे बैग के लिए यहाँ पर आपको हुक नहीं दिया गया है। फ्लोर बोर्ड पर स्पेस सफिशिएंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप कुछ 125cc स्कूटर्स जैसे कि एक्सेस की बात करें तो वहाँ पर फ्लोर बोर्ड एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, शिकायत करने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन इस स्कूटर के साइज़ के हिसाब से ये जो एरिया है ज़रा और मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। अब मैं साइज़ की बात कर रहा हूँ तो आपको बता दूँ कि ये जो स्कूटर है सिर्फ जो इसी मैन्युफैक्चरर का एक ज़्यादा बड़े पहियों वाला, ज़्यादा रेसी किस्म का स्कूटर है SR 160, उसके मुकाबले ही ज़रा छोटा है। SR 160 इससे ज़्यादा लंबा है, इससे ज़्यादा वाइड है, इससे ज़्यादा ऊंचा है। व्हील बेस SR 160 और इसका सेम है, लेकिन बाकी जितने भी 125cc स्कूटर्स हैं इंक्लूडिंग बर्गमैन, सब का साइज़ इस स्कूटर से ज़रा कम है। तो इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ
जो बाकी स्कूटर्स हैं उनसे ज़्यादा है। अब हम लोग बात करते हैं सीट की, और ये सीट काबिल तारीफ़ है। न सिर्फ इसकी हाइट बहुत आइडियल है, लेकिन यहाँ पर जो पैडिंग दी गई है वो भी बहुत खूबसूरती से जज की गई है। न बहुत ज़्यादा फर्म है, न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और जब आप इसे बैठ करके लंबे डिस्टेंस पर चलाते हैं तो इसका जो एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड सस्पेंशन है, उसके साथ ये सीट आपको कंफर्टेबल रखती है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी, और मेरा जो एक डाउट था वो ये था कि कहीं एप्रिलिया इसे एक स्पोर्टी स्कूटर बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्टिफली स्प्रंग ना कर दे, लेकिन वैसा नहीं है। ये ज़रा फर्म है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपको अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं रखता है। बहुत ही शार्प रिजेस के ऊपर, बहुत ही ख़राब रफ सर्फेसिस के ऊपर आपको ज़रा झटका लगेगा, लेकिन अंडुलेशंस और माइल्डली ख़राब रास्तों के ऊपर ये बहुत कंपोज रहता है, आपको अनकंफर्टेबल नहीं रखता है। और उसके साथ ही ये जो सीट है ये सस्पेंशन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। ये जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये एंटी स्लिप है, तो जब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो आप आगे की ओर स्लिप नहीं करते। उसके अलावा एक स्पोर्टी टच देने के लिए यहाँ पर आपको एक कॉन्ट्रास्टिंग डबल स्टिचिंग मिलती है। पीछे की सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ग्रैब रेल्स काफ़ी यूजेबल हैं, काफ़ी वाइड ग्रैब रेल यहाँ पर दिया गया है, और ये सीटिंग जो है एक स्पोर्टी स्कूटर होने के बावजूद इसे काफ़ी कंफर्टेबल बनाती है। दो लोग इस पर बड़े आराम से बैठ सकेंगे, और जो ऊंचे कद के लोग नहीं हैं वो भी पीछे बड़े आराम से लंबे डिस्टेंस पर बैठ सकेंगे। इनफैक्ट अगर आप ओवर 100 किलोमीटर्स भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुंबई पूना भी करना चाहते हैं स्कूटर के ऊपर, तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। न सिर्फ ये कंफर्टेबल है, बल्कि इसका परफॉर्मेंस भी ऐसा है कि आप लंबे डिस्टेंसेस जो हैं वो इस पर बड़े आराम से कवर कर पाएंगे, और ये एक प्रॉपर हाईवे स्कूटर बन के आपको लंबे डिस्टेंसेस कवर करने में मदद कर सकता है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए फुट पैग्स यहाँ पर हैं, और यहाँ पर भी एक बड़ा ही सॉलिड प्रोग्रेसिव किस्म का बड़ा रियश्योरिंग फील मिलता है जब ये खुलता और बंद होता है। तो ये भी एक बड़ा अच्छी क्वालिटी वाला कंपोनेंट है। पीछे आपको SXR 160 की ब्रांडिंग मिलेगी, और ये जो ग्राफिक्स हैं ये ग्रे कलर में मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो हीट शील्ड है ये प्लास्टिक है, और ये पीछे वाला पार्ट है ये भी प्लास्टिक है। एक छोटा मडगार्ड यहाँ पर आपको नज़र आएगा, और अगर आप इसे पीछे से देखेंगे तो पीछे भी किसी तरह की कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। पूरी लाइटिंग LED है, न सिर्फ मेन स्टॉप लैंप्स जो ब्रेक लाइट्स हैं वो LEDs हैं, बल्कि जो ब्लिंकर्स हैं वो भी LED हैं। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं मिलेगी। अब ये LED लाइटिंग जो है इस गाड़ी की आगे और पीछे दोनों ही तरफ ये बहुत हाई क्वालिटी है। LED लाइटिंग हमने और गाड़ियों में भी देखी है, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी का एहसास है, जो LED लाइन्स हैं ये कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नज़र आती हैं। तो डेफिनेटली ये जो LED सिस्टम है यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा पीछे वाले व्हील्स भी आगे की तरह 12 इंच के हैं। कुछ स्कूटर्स में आपको पीछे वाले व्हील्स 10 इंचेस के मिलते हैं, यहाँ पर आपको 12 इंच के व्हील्स मिलते हैं। हालांकि ये SR 160 की तरह 14 इंच के बड़े व्हील्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो रेगुलेशन स्कूटर्स आते हैं उनसे ज़्यादा बड़े व्हील्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। और आगे की तरह यहाँ पर भी आपको 120 सेक्शन टायर मिलेगा। पीछे मोनोशॉक जो है ये 5 स्टेप एडजस्टेबल है, और अगर आपको ये सस्पेंशन ज़रा स्टिफ लग रहा है, फिलहाल ये अपनी स्टिफेस्ट से सेकेंड सेटिंग पर है, तो अगर आप चाहें तो इसे ज़रा और सॉफ्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड चाहिए तो उस लिहाज से बड़ा कंफर्टेबल स्कूटर है। यहाँ पर आपको किक भी नज़र आएगी, मेन स्टैंड, और उसके साथ ही ये यहाँ पर आपको साइड स्टैंड नज़र आएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी वो ये है कि दूसरे स्कूटर्स की तरह जो सीट को रिमूव करने के लिए की स्लॉट है वो पैनल में नहीं है, वो सीट के अंदर ही आपको दिया गया है। और इसे जब आप खोलते हैं तो ये नीचे आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पर आपको लाइट भी दी गई है। और ये जो फ्यूल कैप है ये भी एक ट्रेडिशनल थ्रेडेड कैप है, तो यहाँ पर हिंज्ड कैप आपको नहीं मिलती है। और ये स्पेस देखने में काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है। हमारे पूछने के बावजूद हमको यहाँ पर स्पेस कितना है ये बताया नहीं गया है, बट मेरे ख्याल से ये लगभग 20 लीटर्स होना चाहिए, और ये काफ़ी जनरस लग रहा है देखने में। लेकिन एक बड़े साइज़ का फुल फेस हेलमेट यहाँ पर नहीं आएगा। फ्यूल कैपेसिटी यहाँ पर 7 लीटर्स की है, जो जनरली जो स्कूटर्स आपके पास आते हैं उनसे ज़्यादा है, और ये मेरे ख्याल से ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो स्कूटर है यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी आपको आपके रेगुलर 125 सीसी स्कूटर जितनी नहीं मिलती है, काफ़ी कम फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। तो एक 7 लीटर का फ्यूल टैंक जो है ये आपको एक रिक्वायर्ड रेंज देता है। फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी मिलेगी ये मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ जब हम लोग परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो और परफॉर्मेंस की ही हम लोग अब बात कर रहे हैं, तो पहले हम लोग इसके इंजन के बारे में बात कर लें। यहाँ पर 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर FI इंजन मिलता है आपको, और पावर जो है यहाँ पर आपको मिलती है 11 PS की, और ये पावर बनती है 7100 RPM पर। अगर आप इसे कंपेयर करें SR 160 से, तो वहाँ पर ये पावर ज़रा हायर RPM पर बनती है, वहाँ पर 7600 RPM पर पीक पावर प्रोड्यूस होती है। और पीक टॉर्क यहाँ पर आपको मिलती है 11 न्यूटन मीटर्स की, जो कि अगेन SR 160 से ज़रा कम है। वहाँ पर आपको पीक टॉर्क मिलती है 11.6 न्यूटन मीटर्स की 6000 RPM पर। यहाँ पर पीक टॉर्क आपको
5750 आरपीएम पर मिलती है, जो कि ज़रा नीचे है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसका जो इनिशियल रिस्पांस रहेगा वो ज़रा बेहतर रहेगा, टॉर्क ज़रा लोअर बनती है, उतनी ज़्यादा हायर रेव रेंज में आपकी पावर और टॉर्क नहीं बनती है। तो इसका जो ट्रैक्टेबिलिटी है, इसका जो लोअर एंड पे परफॉर्मेंस है वो ज़रा बेहतर रहेगा। अगर आप इसे कंपेयर करें इस सेगमेंट के दूसरे स्कूटर्स से, तो बर्गमैन में आपको 10 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है, और अगर आप इसे कंपेयर करें एंटॉर्क 125 से, तो वहाँ पर 10 Nm से ज़रा ज़्यादा आपको टॉर्क मिलती है। अगर आप वाकई में बात करें परफॉर्मेंस और सीसी के रेशियो की, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लगभग 30% क्यूबिक कैपेसिटी आपको मिलती है, उसके कॉमेंसरेट आपको उतनी ज़्यादा पावर नहीं मिलती है, क्योंकि एंटॉर्क जैसे स्कूटर्स जो हैं वो 10 PS से ज़्यादा का पावर बना रहे हैं आजकल, और यहाँ पर जो 11 PS की पावर है वो मेरे ख्याल से जस्टिफाई नहीं करती है जो एक्स्ट्रा यहाँ पर सीसीज़ हैं। 160 सीसी है, जो कि 35 सीसी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से ज़रा और पावर होती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पर वेट भी ज़्यादा है। 129 kgs का इस स्कूटर में वेट है, जो कि सबसे हैवी जो स्कूटर है 125 सीसी में एंटॉर्क 118 kgs के साथ, उससे भी 11 किलो ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से पावर यहाँ पर ज़रा और ज़्यादा होती तो ज़्यादा अच्छा होता। एक्सेस जैसे स्कूटर जो कि सिर्फ 104 kg के हैं, वहाँ पर जो पावर का डिफरेंस है वो अपने लाइट वेट के साथ वो काफ़ी हद तक कॉम्पेंसेट कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ और ज़रूरी चीज़ें, एक्सेलरेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। 0 to 60 km/h की जो ये स्पीड है, ये सब 8 सेकंड्स में ये स्कूटर कंप्लीट कर लेता है, तो उस लिहाज से काफ़ी तेज़ी से एक्सेलरेट करता है। टॉप स्पीड की भी अगर आप बात करें, तो स्पीडों पर टॉप स्पीड आपको 100 km/h की नज़र आएगी, जो कि मेरे ख्याल से डेफिनेटली 95 km/h से ज़्यादा की ट्रू स्पीड रहेगी। तो ये जो स्कूटर है एक प्रॉपर हाईवे स्कूटर बन के सामने आता है। ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर सामने आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, और पीछे 140 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। यहाँ पर सिंगल चैनल ABS भी आपके पास मौजूद है। अब जनरली जो डिस्क साइज़ होते हैं, जैसा कि हमने कुछ रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स में भी देखा, या फिर जो स्पेक्स हैं ब्रेक के, वो एक अलग चीज़ होती है, और आप रियल लाइफ में ब्रेकिंग एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, स्कूटर या मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग असल में कैसी है, ये एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो ब्रेकिंग है, ये मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन ब्रेकिंग है। यहाँ पर आप अगर 100 km/h की स्पीड पर भी चल रहे हैं, तो ब्रेक्स बहुत ही रिएश्योरिंग लगते हैं। जो इसका बड़ा ही स्टिफ शैसी है, बड़ा ही सॉर्टेड सस्पेंशन है, उसके साथ ही साथ ये जो ब्रेक्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, और आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगता है कि आप टाइम पे रुक नहीं पाएंगे। ये जो टायर्स हैं ये भी काफ़ी वाइड हैं, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। ब्रेकिंग में किसी तरह की कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर आपको स्टील ब्रेडेड लाइंस भी मिलती हैं सामने वाले ब्रेक के लिए, तो वो भी सहायक सिद्ध होती हैं जो ब्रेक्स हैं उन्हें ज़रा बेहतर बनाने में। जो शैसी है ये बहुत अच्छे से सेटअप किया गया है। ये स्कूटर अपना व्हील बेस SR 160 के साथ शेयर करता है, तो वो स्कूटर जो है हमेशा से ही बड़ा बेहतरीन स्कूटर रहा है हैंडलिंग के मामले में, और हैंडलिंग के मामले में यहाँ पर भी आपको किसी तरह की कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग इस स्कूटर का ये रिव्यू करने के लिए लोनावला में आए हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे ट्विस्टीज़ हैं। इन ट्विस्टीज़ पर मैंने इस गाड़ी को काफ़ी खुले दिल से चलाया, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये जो स्कूटर है ये एक मोटरसाइकिल की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है हैंडलिंग के मामले में। यहाँ पर बड़े व्हील्स होते तो हैंडलिंग डेफिनेटली और बेहतर हो जाती, लेकिन फिर भी इन व्हील्स के साथ इसकी जो हैंडलिंग है बहुत ही रिएश्योरिंग है। अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं तो इसकी लिमिटेड पावर के साथ आपको इसे चलाने में बहुत मज़ा आएगा। हैंडलिंग और ब्रेकिंग के मामले में मेरे ख्याल से ये स्कूटर डेफिनेटली स्टैंड आउट है, और इस तरह के जो 12 इंच व्हील वाले स्कूटर्स हैं उनमें ये मेरे ख्याल से बेस्ट हैंडलिंग स्कूटर है। अब एग्जॉस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। इस तरह के स्कूटर जो हैं उनमें मेरे ख्याल से सबसे अच्छा साउंड करने वाला स्कूटर जो है वो है TVS एंटॉर्क। वो एक 125 सीसी स्कूटर होने के बावजूद काफ़ी अच्छा साउंड करता है। यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है एग्जॉस्ट में, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। हल्का सा बेस है साउंड के अंदर, ऐसा नहीं है कि साउंड में कुछ बेस नहीं है, थोड़ा बेस है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ये साउंड नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, और ऑफिशियल नंबर्स हमारे साथ शेयर नहीं किए गए हैं। इस स्कूटर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबाउट 35 km/लीटर ऑन अ डे टू डे बेसिस। हाईवे पर बहुत अगर हल्के हाथ से आप इसे चलाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिकली नहीं चलाएंगे और एक ओपन रोड आपको मिलेगा, तो मैक्सिमम ये आपको 40 km/लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे पाएगा। लेकिन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ चलाएंगे
तो ये एफिशिएंसी जो है ये 30 तक भी ड्रॉप हो सकती है। दोनों को अगर मिक्स करके आप देखें तो लगभग 35 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी, जो कि 125 सीसी में जो दूसरे स्कूटर्स आपको मिलते हैं उनसे काफ़ी कम है। वहाँ पर अब कुछ स्कूटर्स में जैसे कि रेज ER में ये एफिशिएंसी मैक्सिमम आपको 60 तक भी मिलती है। तो आप तैयार रहिए कि यहाँ पर आपको फ्यूल एफिशिएंसी के साथ समझौता करना पड़ेगा। यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर आपको ज़रा कम मिलेगी, जो एक मेन स्ट्रीम 125 सीसी सेगमेंट है उससे। चलिए अब हम लोग वाइब्रेशंस की भी बात कर लेते हैं, और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि यहाँ पर किसी भी तरह के कोई वाइब्रेशंस नहीं है। इनफैक्ट जब आप इसे इसकी रेव रेंज के पीक पर लेकर के जाते हैं, वहाँ पर आपको फुटबोर्ड के नीचे बहुत माइल्ड सा एक बज़ महसूस होता है। उसके अलावा सीट पर या फिर हैंडल बार्स पर किसी तरह के कोई वाइब्रेशंस नहीं है। बहुत ही स्मूथ ये इंजन है। तो अगर आप इसे इसकी रेव रेंज के टॉप एंड पर भी चलाएंगे तो ये रेजिस्ट नहीं करता है, काफ़ी फ्री ड्राइविंग है। और अगर मैं आपको रेव रेंज की ही बात बता रहा हूँ तो ये बता दूँ कि ये अपनी टॉप स्पीड जो है जब अटेन करता है 100 किलोमीटर्स पर आवर स्पीडों पर, तब आप ये जो टैको है यहाँ पर लगभग 7800 7900 तक का रीडिंग देखेंगे, और ये फाइनल रीडिंग है जो कि आप टैको को जाते हुए देखेंगे। और ये जो लेवल है 7800 7900 का, इससे आगे टैको नहीं जाता है। तो दोस्तों ये है एप्रिलिया का SR 160। इसके स्टैंड आउट लुक्स मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी USP है, और एक ट्रेडिशनल स्कूटर से ज़रा अलहदा एक मैक्सी स्कूटर का स्वरूप लिए हुए ये स्कूटर बहुत प्रोपोर्शनेट, बहुत स्पोर्टी लगता है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक जो दूसरा बड़ा हाईलाइट है यहाँ पर वो ये है कि इस बार एप्रिलिया ने यहाँ पर जो कंफर्ट है, जो प्रैक्टिकलिटी है, उसका भी पूरा ध्यान रखा है। अंडर सीट स्टोरेज आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, यहाँ पर सामने भी स्टोरेज मिला हुआ है, कंफर्ट बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी अच्छा है, बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन नहीं है। आप अगर हाई परफॉर्मेंस 125 सीसी स्कूटर्स की बात करें वर्सेस दिस स्कूटर, बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएटिंग एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। डेफिनेटली ये स्कूटर ज़्यादा स्प्राइटली लगता है ज़रा, लेकिन मेरे ख्याल से ये डिफरेंस ज़रा और बड़ा हो सकता था, ताकि ये स्कूटर और ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होता उस क्लास से। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो प्राइसेस हैं उसमें बड़ा डिफरेंस होने वाला है। आप अगर देखें 125 सीसी सेगमेंट जो है वहाँ पर कीमतें लगभग 74,000 रुपीज़ से चालू होती हैं और लगभग 84,000 रुपीज़ तक जाती हैं। जो टॉप ऑफ द लाइन कुछ स्कूटर्स जैसे कि एंटॉर्क का सुपर स्क्वाड एडिशन है, जो कि स्पेशल एडिशन है उसकी, लेकिन अगर आप इवन बर्गमैन की बात करें तो वो भी लगभग 84,000 रुपीज़ का स्कूटर है। और वो एक दूसरा इस तरह का मैक्सी स्कूटर है। उसके ऊपर यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 40 to 45,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे ये स्कूटर लेने के लिए, लेकिन परफॉर्मेंस जो है उसमें उतना बड़ा डिफरेंशियल आपको शायद देखने के लिए ना मिले। तो कीमतें यहाँ पे अभी तक अनाउंस नहीं की गई हैं, लेकिन जब ये अनाउंस होंगी तब हमारी उम्मीद है कि लगभग 1.24 लाख रुपीज़ 1.20 to 1.24 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इस स्कूटर की कीमत होगी। और ऑफ कोर्स एप्रिलिया इसे बहुत ज़्यादा नंबर्स में बेचना नहीं चाह रहा है। ये बहुत ही ख़ास कस्टमर्स के लिए है जो लोग एक ऐसा स्कूटर चाह रहे हैं जो कि बड़ा डिस्टिंग्विश्ड हो, काफ़ी अलग हो, एक प्रीमियम ब्रांड चाहते हैं और अपनी इमेज जो है उसे मेंटेन करना चाहते हैं। तो इस तरह के सेलेक्ट कस्टमर्स के लिए ये स्कूटर्स है। और अगर आप प्योरली वैल्यू की बात करें तो मेरे ख्याल से इस ब्रांड और इस खूबसूरत डिज़ाइन के अलावा जो वैल्यू है वो मेरे ख्याल से एक ज़रा लोअर साइड पर है। अब यहाँ पर आपको इस खूबसूरत दिखने वाले सफ़ेद कलर के अलावा एक डार्क ग्रे कलर, एक रेड और एक ब्लू कलर भी मिलता है। अब अगर वारंटी की आप यहाँ पर बात करें तो 2 इयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी और 3 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी के साथ आप कुल मिलाकर के 5 साल तक की वारंटी ले सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है। 5 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो रख रखाव जो है, अगर कुछ चीज़ ख़राब होती है तो उसके लिए आप जो मन की शांति है वो अपने साथ रख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे करके, एक्सटेंडेड वारंटी लेकर के। ये जो स्कूटर है ये डेफिनेटली इस तरह के स्कूटर्स में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला स्कूटर है। परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बहुत ही बढ़िया स्कूटर है। ज़्यादा बेहतर हैंडलिंग अगर आपको चाहिए, एक क्लोजर टू बाइक एक्सपीरियंस चाहिए तो आप SR 160 के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ट्रेडिशनल स्कूटर या फिर मैक्सी स्कूटर वाले लुक में कोई स्कूटर चाहिए तो ये वाला जो स्कूटर है ये मेरे ख्याल से इस तरह के जितने भी स्कूटर्स हैं उनमें सबसे प्रीमियम और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस गाड़ी के बारे में आपके जितने भी सवाल थे, आपके जितने भी शक व शुबा थे, उन सब का जवाब मैं दे पाया। लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल आपके बाकी बच गए हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी उन सभी सवालों के जवाब दे करके। और आपको अगर इस तरह के लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पसंद आते हैं तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम सभी लोग आजकल बिग टेक के स्लेव्स हैं और जब तक उनकी मर्ज़ी ना हो तब तक हमारी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाती हैं। लेकिन आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे वीडियोज़ को जब सर्च करें तो आगे मोटरॉइड्स या फिर मेरा नाम लगाएं, ताकि हमारे वीडियोज़ ईज़िली सर्च में आपके सामने आ पाएँ। और अपने दोस्तों के साथ
व्हाट्सएप और फेसबुक पर ये वीडियोज़ शेयर ज़रूर करें। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।